नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, अपनी पुरानी वीडियोस में हमने बात की थी सोक्रेटिस एंड प्लेटो की। आज हम उन्हीं के स्टूडेंट, प्लेटो के स्टूडेंट रहे एरिस्टोटल की बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स ऑफ ग्रीक फिलोसफी। हमें देखने को मिलता है कि एरिस्टोटल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स की नींव रखी। अब वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स क्या है, कैसे हम वर्चुअस हो सकते हैं, वो हम आज जानेंगे। इनका कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकेरीट हम आज समझेंगे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन आज हमें समझने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे एंड इस टेलीग्राम के चैनल पे आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा कंटेंट भेजा जाता है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एरिस्टोटल। जैसे मैंने आपको बताया कि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड अगर मैं इनकी आगे स्टूडेंट की बात करूं तो इनके भी एक बहुत ही महान स्टूडेंट रहे हैं। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। प्लेटो अरिस्टोटल को एक पोलीमथ कहा जाता है। पोलीमथ का मतलब क्या होता है? देखिए, पोलीमथ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अनेक विषयों का ज्ञान रखता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखता है। सो इफ वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल, हमें देखने को मिलता है दैट ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग लॉजिक, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी ऑफ माइंड, एथिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, एस्थेटिक्स, रिटोरिक, बायोलॉजी, ये सारे विषयों में इनका इंटरेस्ट था। खैर, आज हम एथिक्स की बात करने वाले हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एथिक्स के डायमेंशंस की बात करते हैं, सो देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, यानी कि 4 तरह की ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरा आता है अप्लाइड एथिक्स, तीसरा मेटा एथिक्स एंड चौथा होता है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स फर्दर डिवाइडेड है 3 ब्रांचेस में। उसमें यूटिलिटेरियनिज्म या जिसे हम कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कहते हैं, फिर डियोंटोलॉजी आ जाता है। इन दोनों को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। वर्चू एथिक्स की अगर मैं बात करूं, वर्चू एथिक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है, वैसे आप मेरी वो पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। बट ये वर्चू एथिक्स की जो नींव है, ये बेसिकली हमें देखने को मिलती है कि एरिस्टोटल से आती है। नाउ, वर्चू एथिक्स आखिर कहता क्या है? जस्ट टू मेक यू रिवाइज दिस, वर्चू एथिक्स कहता है कि भाई डोंट फोकस ऑन एक्शंस। कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है, कौन सा एथिकल है, कौन सा अनएथिकल है, कौन सा मॉरल है, कौन सा इमोरल है, इसमें नहीं जाओ। आप सिंपली इतना करो कि आप खुद वर्चुअस हो जाओ, आप अपने करेक्टर को वर्चुअस बना लो। जब आप खुद वर्चुअस हो जाओगे तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली एथिकल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जैसे कि वर्चुअस होने का क्या मतलब है, हम अपने आप को वर्चुअस कैसे बनाएं, वर्चुअस क्या होता है, क्या नहीं होगा वर्चुअस। ये सारे क्वेश्चंस के आज आंसर हमें देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं दैट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे जी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट सक्सेस, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स। कोई कहेगा जी पैसा कमाना अल्टीमेट गोल है, कोई कहेगा जी यूपीएससी क्लियर करना अल्टीमेट गोल है, कोई कहेगा जी सबको खुश रखना अल्टीमेट गोल है। सो मल्टीपल अल्टीमेट गोल हो सकते हैं। लेकिन अगर इन अल्टीमेट गोल्स को जिनको आपने लिस्ट किया, अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं तो आप पाएंगे दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ गोल्स। वन, दीज आर दोज गोल्स जो कि टर्मिनल गोल्स हैं, यानी कि ये वो गोल्स हैं जिनको हासिल करके आप कुछ और हासिल करना चाहते हैं। और कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनको आप अल्टीमेटली हासिल करना चाहते हैं एंड उसके बाद जीवन में कोई इच्छा नहीं बचती है। सबसे पहले टर्मिनल गोल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा जी हमें पैसा कमाना है, हमें अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए। सो ये सारे के सारे क्या हैं? ये टर्मिनल गोल्स हैं। दीज आर दोज गुड्स विच वी रिक्वायर इन आवर लाइफ, विच वी वांट इन आवर लाइफ, राइट? बट what is the best thing or what is the highest good that we need in our life? That is the ultimate goal according to Aristotle. Aristotle कहता है देखो जी, अल्टीमेट गोल वो गोल है जिसको पाने के बाद किसी और चीज को पाने की इच्छा ना बचे। That is the ultimate good that we want to achieve. अदरवाइज क्या है? बाकी सारे कहते हैं जी गुड्स हैं that we want to achieve. Happiness, that we can say that pleasure, we can say money, we can say let's say good friends, respect, ये सारे कहते हैं these are the goods that we want to achieve in our life. But then what is the ultimate good, what is the highest good that we want to achieve in our life, या फिर यूं कहें कि what is the highest goal that we want to achieve in our life? तो वो कहते हैं जी वो highest good होगा जिसको पाने के बाद किसी और चीज को पाने की इच्छा ना बचे। और ये जो आप नॉर्मल गोल्स की बात करते हैं, पैसा, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, इनके थ्रू आप उस अल्टीमेट गोल को हासिल करते हैं। सो अल्टीमेट गोल की बात की है एरिस्टोटल ने। कहते हैं जी अल्टीमेट गोल
को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया, अल्टीमेट गोल का जो इन्होंने वर्ड यूज किया है उसके लिए, अल्टीमेट गोल के लिए या हाईएस्ट गुड के लिए, उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया को आप हैप्पीनेस से कंपेयर कर सकते हो, या यूडाइमोनिया को आप सेटिस्फेक्शन से कंपेयर कर सकते हो। ये एक तरह की सेटिस्फेक्शन है, एक तरह की हैप्पीनेस है, जिसको पाने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने अगर यूडाइमोनिया हासिल कर लिया, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? कहता है जी यूडाइमोनिया की स्टेट को हासिल करना। यूडाइमोनिया है क्या? कहता है जी अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट गुड, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। अगर हमने अल्टीमेट गुड या अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन को हासिल कर लिया, उसके बाद हमारे जीवन में हमें और कुछ नहीं चाहिए। सवाल उठा कि आप यूडाइमोनिया को हासिल कैसे करेंगे? तो कहते हैं जी यूडाइमोनिया को हासिल करने के लिए एक ही तरीका है, दैट इज टू अटेन एथिक रीट। एथिक रीट का मतलब क्या है? एथिक रीट का मतलब है वर्चुअस करेक्टर। एथिक रीट का मतलब क्या है? वर्चुअस करेक्टर। रीट का मतलब क्या होता है? वर्चुअस या फिर एक्सीलेंस। एथिक रीट हासिल कर लिया तो कहता है जी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अचीव हो गया। क्यों? अभी हमने बात की कि भाई अगर आप एथिकल हो गए तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मेरा कौन सा एक्शन सही, कौन सा एक्शन गलत। वो कहता है अपने आप हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपने ये तो कह दिया कि भाई हमें एथिक रीट हासिल करना होगा, हमें एथिकल बनना होगा, वर्चुअस कैरेक्टर धारण करना होगा, तब हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अचीव हो जाएगा। लेकिन उसका कोई फॉर्मूला है क्या? हम कैसे वर्चुअस बन सकते हैं? कौन सी वैल्यूज को धारण करके हम वर्चुअस बन जाएंगे, कौन सी वैल्यूज को धारण करके हम वर्चुअस नहीं बनेंगे? कोई इसका फॉर्मूला है? तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। कहते हैं इसका फॉर्मूला क्या है? गोल्डन मीन है। ठीक है जी, तो वहां पर कंसेप्ट आता है गोल्डन मीन का, राइट। सो कहते हैं जी इफ यू आर वर्चुअस, यू नो व्हाट टू डू ऑल द टाइम, यू नो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ एंड हाउ टू गेट अलोंग विद अदर्स। बट कैसे हम वर्चुअस बनते हैं? कहते हैं जी इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दैट यू डोंट नीड टू गो इनटू एक्सट्रीम्स, you have to settle in the middle, that is the golden mean। इन्होंने वर्चुअस एरीट को हासिल करने का, यानी कि वर्चुअस करेक्टर बनाने का जो तरीका बताया है वो क्या है? कहता जी गोल्डन मीन है। अब हम सब जानते हैं वैल्यूज एंड वर्चुअस में क्या डिफरेंस है। वैल्यूज होती हैं वो बिलीव्स जिनको हम अपने जीवन में धारण करके चलना चाहते हैं, और वर्चुअस क्या है? जब हम उन अच्छी अच्छी वैल्यूज को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उन्हें हम वर्चू कह देते हैं। तो वर्चू एरीट क्या है? कि भाई हमारा करेक्टर एक ऐसा करेक्टर बन गया जिसमें हमने पॉजिटिव वैल्यूज को धारण कर लिया। अब ये पॉजिटिव वैल्यूज को धारण करने का क्या मतलब है, यानी कि गोल्डन मीन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इनका कहना बड़ा सिंपल है। ये कहते हैं कि देखिए, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने देखा कि भाई एक गुंडा है, एक चोर है, एक रोबरर है, वो एक बूढ़ी लेडी को लूट रहा है गन पॉइंट पे। अब वहां पर आपके पास ना तो कोई हथियार है, ना ही आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं, बट स्टिल यू कन्फ्रंट दैट रोबरर। आप उसको झगड़ना शुरू कर देते हैं, आप उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या ये वर्चुअस एक्शन होगा? कहते हैं नहीं। वर्चुअस एक्शन या तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, या फिर आप बिल्कुल ही उसके साथ लड़ना शुरू कर दें। दोनों ही सिचुएशंस में ये एक्सट्रीम हो गया। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे तो आप कोवर्डाइस हो गए, आप कोवर्ड हो गए, आप डरपोक हो गए। आप जाकर सीधा उससे लड़ना शुरू कर दो, जबकि आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता नहीं है, तब आप क्या हो गए? फूल हार्डीनेस हो गए। कहता है जी गोल्डन मीन कब होगा? गोल्डन मीन ऑफ करेज तब आएगा जब आप वहां पर रुको, अपने आप को असेस करो, अपनी क्वालिटीज को, अपनी एबिलिटी को असेस करो, एंड अकॉर्डिंगली आप एक्शन लो। अकॉर्डिंगली एक्शन क्या होगा? कि भाई अगर आपके पास भी कोई हथियार है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पावरफुल हो तो जाके उससे आप लड़ सकते हो, नहीं तो आप पुलिस को बुलाओ। यहां पर ये होगा, राइट। सो ये कहते हैं गोल्डन मीन से आप वर्चुअस एथिक्स या वर्चुअस कैरेक्टर को धारण कर सकते हो। ये एक स्किल है। यहां पर कोई गिवन ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है कि भाई ये वाली वैल्यूज को आपने धारण कर लिया तो आप यहां पर वर्चुअस हो गए, ये वाली वैल्यूज को धारण नहीं किया तो आप वर्चुअस नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कहते जी ये एक स्किल है, इसे बार बार दोहरा कर सीखा जाएगा। ये विजडम जो है इसे बार बार दोहरा कर हासिल कर सकते हैं, बार बार दोहरा कर आप वर्चुअस बन सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा कि मान लीजिए दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, वन इज सबसर्विएंट एंड अदर इज सोरलीनेस, एंड तीसरा आ गया फ्रेंडलीनेस। अब मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो दोस्त ड्रग्स एडिक्ट है, आपके पास आता है, आप उसे
उसको एंटरटेन करते हैं, वो आपके पास आया, आपके पास 10,000 रुपये थे, वो आपको अपना रेंट देना था, आपको ट्यूशन फीस देनी थी, वो व्यक्ति आपके पास आके कहता है जी मेरे को 5,000 रुपये दो, मुझे ड्रग्स को कंज्यूम करना है। अब अगर आप यहाँ पर लेट्स से ओवर फ्रेंडली हैं, सबसर्विएंट हैं, तो आप उसके गलत पर्पस के लिए भी उसको पैसा दे देंगे। अब यही अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दूं, सिचुएशन में ये कह दूं कि भाई दोस्त आपके पास आता है, कहे जी मेरी मदर को मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, मुझे 5,000 रुपए दो, और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने के बावजूद भी आप उसे पैसे नहीं देते हैं, सो यू विल बी फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। फ्रेंडलीनेस कहाँ आएगी? कहता जी फ्रेंडलीनेस तब आएगी जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को देखो, अपनी क्षमता को देखो एंड उसकी नीड को देखो। क्या वो एक जेन्युइन नीड लेकर आया है? क्या वो सही नीड लेकर आया है? क्या उसकी सही नीड को मैं फुलफिल कर सकता हूं? कितने हद तक फुलफिल कर सकता हूं? उसके हिसाब से जब आप एक्शन लेते हो, देन यू फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ फ्रेंडलीनेस, देन यू हैव, एंड दिस इज वर्च्यू, दिस इज वर्च्यू। ठीक है, सो ये चीज यहां पर इन्होंने कही। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखी, दैट यू हैव टू बी करेजियस। इसका मतलब क्या होगा कि भाई करेजियस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी भिड़ गए। आप अपनी कैपेबिलिटीज को असेस करते हो, सिचुएशन को असेस करते हो, उसके बाद जब आप डिसीजन लेते हो, देन यू आर कॉल्ड करेजियस। कोई बच्चा नहर में डूब रहा है, आप सड़क से जा रहे हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि भाई खुद को तैरना नहीं आता, बच्चा डूब रहा है, खुद भी कूद जाते हैं और बच्चे को तो ले ही डूबते हैं, खुद भी डूब जाते हैं। यहां पे फुल हार्डीनेस आ गया। एक इस तरह के लोग होते हैं कि तैरना आता है बट दे आर मोर बिजी इन टेकिंग सेल्फीज और मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स। कोवर्डाइज। करेज क्या होगा कि भाई देखो मुझे तैरना आता है तो मैं कूद गया, नहीं आता है तो मैंने शोर मचाया, मैंने रस्सी फेंकी, मैंने उस बच्चे को बचाने की अपनी तरफ से कोशिश की। ये है करेज। नाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। बड़ा सिंपल इनका फॉर्मूला है कि भाई वर्चुअस होने का एक ही तरीका है। क्या कहता है जी? दिमाग लगाओ, गोल्डन मीन पे पहुंचो, कोई भी वैल्यू है उसके एक्सट्रीम्स में मत जाओ। एक्सट्रीम्स हर वैल्यू का होता है। इसी तरह से गोल्डन मीन ऑफ ऑनेस्टी क्या होगी? मान लीजिए आपका एक फ्रेंड आता है या एक फ्रेंड आती है, वो आपसे पूछती है कि हाउ एम आई लुकिंग। आपने उसको कहा कि भाई देखो इसमें गोल्डन मीन क्या होगा, एक ब्रूट ऑनेस्टी होगा एंड दूसरा होगा फेलिंग टू से व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सेड। अब या तो आपको उसके चेहरे पे मान लीजिए कुछ दाग है, उसको नहीं आपको पसंद आया, आप या तो बिल्कुल कुछ नहीं कहते, जो उसको इंप्रूवमेंट का स्कोप भी नहीं देते, या आप बिल्कुल ही उसको ऑन द फेस ऑफ इट गलत बोल देते हो कि यार ये तो बहुत ही बकवास लग रहा है, या कुछ ऐसा बोल देते हो जो कि उसको हर्ट कर दे। दोनों ही क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गया। ऑनेस्टी क्या होगी यहाँ पर? एक सॉफ्ट वे में, एक जेंटल वे में आप अपनी बात कह दें ताकि उसको भी हर्ट ना हो एंड आप जो पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं वो भी फुलफिल हो जाए। इसको ऑनेस्टी कहेंगे। तो यहां पर अगेन it is something which is not fixed, it is very subjective, I am telling you, but then it is something which is mean of both the extremes, which is balanced of both the extremes and which comes with practice। ठीक है, अब कहते जी गोल्डन मीन्स जेनरोसिटी, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट सवाल उठता है, कहता जी वेयर दैट गोल्डन मीन lies on depend on the situation, but if you have to figure out what virtue is in every situation, हाउ कैन यू पॉसिबली एवर लर्न टू बी वर्चुअस। कहता अगर हर बार आपको सीखना ही पड़ेगा कि भाई इस, क्योंकि देखो मैंने आपको भी बताया कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है ना। हमें हर सिचुएशन को असेस करना पड़ेगा, हर सिचुएशन में सिरे से सोचना पड़ेगा कि भाई इस सिचुएशन में मेरा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मेरे को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो कहते हैं ये एक स्किल है, ये बाय प्रैक्टिस आप इसको सीखते हैं। कहते हैं जी वर्चू इज समथिंग दैट अ पर्सन develops partly as a result of his upbringing and partly as a result of his habit of action। So ये दोनों चीजों से आप इस स्किल को धारण करते हैं। अब इन्होंने 4 कार्डिनल वर्चूज की बात की है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चूज की जो बात की है, उसमें सबसे पहली वर्चू आती है प्रूडेंस, जिसे हम प्रैक्टिकल विजडम के नाम से भी जाने हैं। कहते हैं जी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू फॉर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के हिसाब से प्रूडेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्चू होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल विजडम के हिसाब से चल रहे हो, आप हर सिचुएशन में सोच रहे हो एंड सोच के उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हो, प्रैक्टिकल विजडम होगा। टेम्परेंस मींस व्हाट? सेल्फ कंट्रोल, सिंपली मॉडरेशन, अगेन बैलेंस की बात की गई। एंड करेज, करेज का मैंने आपको बताया कि करेज इज मॉडरेशन और ऑब्जर्वेंस ऑफ द मीन्स विद रिस्पेक्ट टू फीलिंग ऑफ फियर एंड कॉन्फिडेंस। सो वो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। एंड द लास्ट वर्चू इज जस्टिस।
नाउ यहाँ पर जस्टिस का जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 का जो सेकंड पार्ट है ना, पॉजिटिव वैल्यू जिसे हम कहते हैं, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उससे बड़ा मिलता जुलता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई देखिए, इक्वालिटी इज व्हेन यू आर ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। मैं उसमें एग्जांपल भी देता हूं एंड आपको समझाता हूं कि देखिए, एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, एक 6 महीने का है और एक 10 साल का है। दोनों को अगर माँ एक सा खाना देना शुरू कर दे, एक से कपड़े देना शुरू कर दे, तो क्या ये इक्वालिटी होगी? क्या दोनों को, 6 बच्चे को और 6 साल के बच्चे को और 10 साल के बच्चे को मदर अगर चपाती एंड सब्जी देना शुरू कर दे, विल इट बी कॉल्ड इक्वालिटी? यू विल से नो, बिकॉज 6 साल का, जो 6 महीने का बच्चा है उसकी नीड अलग है, 10 साल के बच्चे की नीड अलग है। You will have to, or she will have to assess the needs of both and accordingly give whatever they require. इसको आपने क्या कहा कि ये अनइक्वल थे एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट दी। पर्पस क्या था? कि दोनों को आगे बढ़ाया जा सके। एंड इक्वल्स को आप इक्वल ट्रीटमेंट देते हो। दो बच्चे हैं, दोनों सेम एज के हैं। अब आप देखिए, दो ट्विंस होते हैं तो क्या होता है घर में? दोनों के लिए सेम कपड़े आते हैं, सेम खाना उनको दिया जाता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है। सो इक्वल सिचुएशन में जो है उनको आप इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल सिचुएशंस में उनको आप अनइक्वली ट्रीट करो। यहां पर इसे हम इक्वालिटी कहते हैं एंड इसी को इन्होंने जस्टिस कहा। सो अरिस्टोटल ने इसी को जस्टिस कहा। सो ये था इनके 4 कार्डिनल वर्चूज। 4 में से 3 हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, चौथी ये है। सो ये 4 कार्डिनल वर्चूज के साथ हम अपना ये सेशन यहीं पे रोकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।